फिर हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि भाई इस साल तकरीबन 13% यूनिवर्सिटीज में एडमिशन रिड्यूस हुए। उसमें आप अगर 100% स्कॉलरशिप पे नहीं आ पाते तो दे ऑफर यू 80% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप, इस तरह के भी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनमें से हर शख्स मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। He did his masters, bachelors and PhD in electrical engineering, but he said that I would have been a far happier person if I had done mathematics in my undergrad. तो हमारे बाद DLD हमें पढ़ाने के बाद फिर हम पर उनकी इतनी इनायत हुई या उन पर हमारी इनायत हुई कि वो ऑक्सफोर्ड चले गए। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का ज़ाहिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, अनलाइक एक मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट इदारा आपको वो नहीं दे सकता। इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाइड साइंस है। हर वो सवाल जो आप साइंस की क्लासरूम में पूछ सकते हैं या एक वो क्वेश्चन जो साइंस की क्लासरूम में बहुत मायने रखता है, वो कभी कभार फिजिक्स की क्लासरूम में बिल्कुल मीनिंगलेस, इंजीनियरिंग की क्लासरूम में बहुत मीनिंगलेस हो जाता है। आपने एक ग्रुप बनाया था जिसमें आपने हबीब का टेस्ट शेयर किया था कि हबीब जो है वो एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ का स्कॉलरशिप का टेस्ट है, जो HU टॉप्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके जरिए मैं गया था। मैंने जब उस टेस्ट को देखा ना तो सिर्फ एक मोटिवेशन मेरे जहन में आई। जाहिर है जो डीजे में या हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जो लोग पढ़ते हैं वो NED को ख्वाब लेकर जिंदगी में चलते हैं और पैदा होते हैं। कई लोग मेरे अच्छे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने NED के अलावा किसी ख्वाब को करी बस शिर्क समझा, मोहब्बत में शिर्क, राइट। तो मैं जब उस टेस्ट को देखा तो मुझे पता चला कि यार टेस्ट तो फ्री है, ठीक है। अब उस जमाने में ये भी एक हमारा मेरा ख्याल है कि अलमिया है कि यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट जो होते हैं इनिशियली वो इतने एक्सपेंसिव किस्म के टेस्ट हैं कि लोग टेस्ट देने से ही घबरा जाएं। फिर हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि भाई इस साल आपको शायद इल्म में आया हो तकरीबन 13% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन रिड्यूस हुए। 13% का डिक्रीज आया है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में। फिर हम कहते हैं हायर एजुकेशन में लोग नहीं हैं या लोग हायर एजुकेशन की जाते नहीं हैं। बहरहाल इस तरह की कुछ चीज़ें हैं मुआशरे की। तो खैर मैंने उस टेस्ट का फॉर्म सिर्फ इसलिए भरा था ताकि NED के टेस्ट के पहले ना तैयारी हो जाए, कुछ एक टेस्ट का एक्सपीरियंस गुजर जाए। हबीब का टेस्ट दे दूंगा तो NED का टेस्ट। लेकिन जब मैंने उस टेस्ट को दिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस तरह का टेस्ट देकर NED के टेस्ट की तैयारी तो नहीं हो सकती। इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट। हबीब का टेस्ट बहुत मुख्तलिफ होता है और खासतौर पर वो HU टॉप्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उसका टेस्ट जो है ना बहुत मुख्तलिफ था। वो इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट था पहले तो, और वो कोर स्किल्स टेस्ट उसका नाम है और वो वाकई आपकी स्किल्स चेक करता है मेरे ख्याल में। बहरहाल उस टेस्ट को नीयत तो यही थी। पहली बार जो है वो हबीब का नाम सुना था और एक टेस्ट इसलिए दिया था कि NED जाने में कुछ NED की राह में हमवारी करने के लिए जो है वो इस टेस्ट का सहारा लिया। लेकिन उसमें सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ, उसकी तैयारी उन्होंने खुद ही करवाई। तो ना वो 4 हफ्तों की वो तैयारी करवाते हैं सेकेंड टेस्ट के राउंड के लिए। मैंने वो तैयारी भी इस नीयत से की कि ये तैयारी हो जाएगी तो NED का टेस्ट आसान हो जाएगा, क्योंकि ECAT मैंने लिया नहीं था उस जमाने में। प्रैक्टिकल सेंटर के असातिज़ा के ज़ेरे करम थे हम, तो हमने कहा जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे भी पहुँचा ही देंगे। तो उन असातिज़ा का भी शुक्रिया, एक प्रैक्टिकल सेंटर पे अच्छा वक्त हमने गुजारा। फिर उसके बाद जब वो टेस्ट की तैयारी की, 4 हफ्ते उन्होंने तैयारी करवाई, फिर उन्हें खुद ही टेस्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में भी सिलेक्शन हो गई। लोग काफ़ी, मेरे दोस्त हैरान थे मैं जब बताता लोगों को यार जाने का प्रोग्राम नहीं है लेकिन ये कर रहा हूँ। नियतों का इजहार जब मैं लोगों के साथ करा तो लोग बहुत हैरान होते थे। लेकिन फिर इंटरव्यू तक बात पहुँच गई, फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद ना जो इनरोलमेंट फ़ी जमा करवानी थी सीट कंफर्म करने के लिए, वो भी मैंने बिल्कुल ना लास्ट डे पे करवाई, कोई 5 बजे के करीब, जब बैंक के बंद होने का टाइम होता है। यानी जाने के इरादे बिल्कुल ख़त्म थे। लेकिन जब वहाँ पहुँच गए तो मेरा ख्याल है कि मैंने वहाँ 4 साल गुजारे हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे वहाँ रोका। उसके बाद NED की ऑफ़र भी आई थी, इवन नस्ट की भी ऑफ़र आई थी। मैंने नस्ट के लिए अप्लाई किया था, इत्तेफाकन मेहरान भी चला गया था टेस्ट देने, वहाँ से भी ऑफ़र थी। बहुत अच्छी जगह जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जाने का डिसीजन नहीं किया था हबीब। मैं हबीब किसी तरह से चला गया था ऐसे, लेकिन हबीब ने मुझे रोक लिया, यूं कहना चाहिए इस बात को। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सरे फहरिस्त में चंद चीज़ें आपसे जिक्र करूं। प्राइमरी तौर पर मुझे ऐसा लगता है किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, कहीं का भी माहौल होता है ना, उस माहौल में तालीमी माहौल जो है जहाँ पे आप तालीम हासिल करने जाते हैं,
वहां पर प्राइमरी हैसियत रखती है एक चीज, वो है आपके क्लास फेलोज, आपके हम मकतब तलबा इकराम, जिनके साथ मिलकर आप तालीम के फील्ड में मशगूल होंगे। ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि जो लोग कहते हैं कि अ पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी या अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये बात ना बहुत अशद दुरुस्त है जब ये बात खास तौर पे तालीमी मेयार पे आप इसको ले आते हैं, तालीमी जिसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट में आप इसको ले आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीखने का अमल है ना, ये खास तौर पर उन लोगों के साथ जुड़ा है जिनके साथ बैठकर आप तालीम हासिल करते हैं। मैंने जिंदगी में, यकीन जानिए, आप शायद मेरे साथ प्रैक्टिकल सेंटर में रोज साथ बैठे ना, आपको अंदाजा होगा कि वहां का माहौल क्या है और क्लासरूम में मैं किस तरह के लोगों के साथ सराउंडेड था। आप और चंद और लोग भी यकीनन उन्हीं में थे, लेकिन हबीब में जाकर ना मुझे पहली बार जिंदगी में शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ, अल्लाह मगरूरी माफ फरमाए, लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जिनमें से हर शख्स मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। ये जो कंपनी है ना, यानी इस ऐसे लोगों के मैं साथ था जो मुझे लग रहा था हर शख्स इस काबिल है कि मैं उससे कुछ ना कुछ सीख सकूं। कभी मुझे जिंदगी में इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं जो है वो क्लास के नीचे से चौथे पांचवें नंबर पे शायद आता हूँ या शायद आखिरी नंबर पे ही आता हूँ। हमेशा ऐसा माहौल रहा, वो शायद अल्लाह की नवाजिश थी या हमारी कुछ मेहनत या माँ बाप की दुआएं होंगी, असातिज़ा का कुछ हम पर एहसान रहा कि मैं शुरू के 5-10 लोगों में रहता था। अच्छा एक माहौल होता था। जब चीज़ समझ में नहीं आती तो चंद लोग ऐसे होते थे जिनसे मैं कुछ समझता था, चंद लोग ऐसे थे जो मुझसे कुछ समझते थे, लेकिन यहाँ ऐसा था कि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ समझ रहा था। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का ज़ाहिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, अनलाइक एक मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट इदारा आपको वो नहीं दे सकता, या कोई शायद प्राइवेट इदारा भी आपको इतनी आसानी से पाकिस्तान में वो नहीं दे सकता जो हबीब दे रही है। और जाहिर है उस सब की एक कॉस्ट है उससे एसोसिएटेड। चलिए, फिर उसके बाद आप जब हबीब यूनिवर्सिटी गए तो इलेक्ट्रिकल के हवाले से आपने जो प्रोग्राम जो सेलेक्ट किया था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। yes. तो ये बताएं कि कौन कौन से इंजीनियरिंग के हवाले से हबीब यूनिवर्सिटी ऑफर करती है प्रोग्राम्स, और दूसरा ये कि उसमें किस तरीके से जाना होता है, और सॉफ्टवेयर करती है, इलेक्ट्रिकल करती है, और इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सही। तो उसमें आपने इलेक्ट्रिकल क्यों सेलेक्ट किया, और इलेक्ट्रिकल के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है इस फिजिक्स ने ना मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप किया। फिजिक्स में मैं इंटरेस्टेड था प्राइमरीली, फिर मैंने कहा कि अब क्या करें। यहां से मैं उस जाविये की तरफ आ रहा हूं कि मैं इंटरेस्टेड फिजिक्स में था, लेकिन मुझे लगा यार चलो इंजीनियरिंग करते। शायद इस वजह से भी कि पाकिस्तान में जो है वो हमारे यहाँ ऐसा सच कुछ मशहूर नहीं है कि फलाने फिजिसिस्ट ने ये कर दिया, फलाने मैथमेटिशियन ने ये कर दिया, या तो हमने कहानियां नहीं सुनाई या कम से कम मशहूर नहीं है, या उस तरह के कॉलेजेस नहीं है जो मैथ्स और फिजिक्स के नाम पर जाने जाते हैं। जैसे एनईडी है, तो एनईडी को सब जानते हैं, कराची का शायद बच्चा जानता हो, कुछ वालिदैन शायद गुट्टी में दे देते हो बच्चे को कि एनईडी चलो बेटा। तो एनईडी जो है वो लोग जानते हैं इंजीनियरिंग के नाम पर, लेकिन इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन साइंस फिजिक्स के नाम पर शायद आपको सुनने में आए। पहले तो साइंस फिजिक्स का नाम सुनने में आए, फिर जो है यूनिवर्सिटी की बात की जाए। लेकिन बहरहाल तो मैंने ख्याल किया कि यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब फिजिक्स में इंटरेस्टेड हूं तो फिर किस में करें, तो मैंने सोचा यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर देते हैं। ठीक है, यहां से बात ये समझने की है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत फर्क होता है। अगर आप साइंस में इंजीनियरिंग इंटरेस्टेड हैं तो आप साइंस पढ़ें। इंजीनियरिंग इज अ बिट डिफरेंट स्ट्रीम। इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाइड साइंस है। हर वो सवाल जो आप साइंस की क्लासरूम में पूछ सकते हैं, या एक वो क्वेश्चन जो साइंस की क्लासरूम में बहुत मायने रखता है, वो कभी कभार फिजिक्स की क्लासरूम में बिल्कुल मीनिंगलेस, इंजीनियरिंग की क्लासरूम में बहुत मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि साइंस उस चीज को ट्रीट करती है, साइंस उस सवाल को अहमियत देती है, साइंस उस सवाल को खोजती है। इंजीनियरिंग नहीं खोजती, इंजीनियरिंग का ये काम नहीं है। वो चीजों वो साइंस को लेकर एप्लीकेशन की तरफ ले जाती है। हाउ डू वी यूज दिस। वो ये नहीं कहती कि फॉर्मूला आया कहां से, वो ये कहती है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होगा, इससे कोई मशीन कैसे बनेगी, इससे कोई दुनिया का मसला कैसे, हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस। इंजीनियरिंग इस चीज का नाम है। तो जो लोग इंजीनियरिंग में आ जाते हैं शायद एक वो ये रियलाइज नहीं करते थे, वो शायद साइंस में इंटरेस्टेड थे तो फिर इंजीनियरिंग में आ गए, या कुछ और वजूहात से। बहरहाल मैं तो चला गया इंजीनियरिंग में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिकायत नहीं है। आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया। तो बहरहाल बुनियादी बात जो है शौक थी, मैं साइंस में शौक रखता था और उससे फिर इंजीनियरिंग में आ गया। तो बहुत फर्क भी नहीं है, लेकिन एक बताने का मकसद ये था कि
साइंस से मैंने इंजीनियरिंग में ट्रांजिशन अगर किया तो मैं सेटल हो गया, जरूरी नहीं कि हर कोई हो. ट्रीट दिस एज टू डिफरेंट थिंग्स, एज टू डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड फील्ड्स, दे आर एक्चुअली. नॉलेज और जो अप्रोच है दोनों की, नॉलेज और एजुकेशन की तरफ, वो भी डिफरेंट है. अच्छा, हबीब में ज़ाहिर है 3 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं. साइंस का जो स्कूल है वो ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर करता है. अगेन इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर नॉट टू डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कुछ इलेक्टिव्स का फर्क है, लेकिन बाकी डिग्री काफी हद तक मिलती जुलती है. ठीक है, इलेक्टिव्स का और कुछ कोर्सेज का वाकई फर्क है. इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो उसमें सॉफ्टवेयर के कोर्स ज्यादा हैं कुछ, और वो एक पर्टिकुलरली कंप्यूटर को एज अ हार्डवेयर टारगेट करती है कि हाउ डू वी डील विद कंप्यूटर एज अ हार्डवेयर डिवाइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसमें क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपको मजीद थोड़ी देर में बताऊंगा. फिर CS मशहूर है, ज़माना प्रोग्राम, जो हर यूनिवर्सिटी आजकल ऑफर ना करे तो शायद वो यूनिवर्सिटी ना रहे. तो CS का प्रोग्राम भी, ये भी एक चीज़ है जिसकी तरफ शायद बात की जा सकती है बहरहाल. लेकिन CS का प्रोग्राम भी ऑफर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स एडमिशन्स भी आते हैं. फिर आर्ट्स का प्रोग्राम है जहाँ पर सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी, कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज़ और कम्युनिकेशन इन डिज़ाइन, ये 3 मेजर्स वहाँ पर ऑफर होते हैं. तो इन टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हबीब में है. अब मैं जब इलेक्ट्रिकल में गया तो जो है, आपने CS क्यों नहीं? CS क्यों नहीं लिया, बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट दिस. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. CS क्यों नहीं लिया, मुझे नहीं पता आजकल लोग CS क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता. क्योंकि मुझे उस वक्त CS लेने का ख्याल ही नहीं आया, पहली बात. पता नहीं क्यों नहीं आया बस. हालांकि CS भी उसी तरह की साइंस है जिस तरह से शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स हो. पहली बात तो ये कि मैंने 9th में हालांकि कंप्यूटर पढ़ी थी. कई लोग ऐसे हमारे यहाँ CS में आते हैं जो बायोलॉजी पढ़ के आते हैं 9th में, और उन्होंने पहले से फिजिक्स कंप्यूटर नहीं पढ़ी होती, लेकिन वो आ जाते हैं. आई अगेन डोंट अंडरस्टैंड कि वो आते किस तरह से. बचपन से शायद कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो, आई डोंट नो, आई सिंपली डू नॉट मे बी वांट टू कमेंट ऑन दिस. लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी, तो केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था. अगेन देखिए ना, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है आप उसी डायरेक्शन में सोचते हैं. तो कंप्यूटर पढ़ी नहीं फर्स्ट ईयर में ना इंटर में, तो इंटरेस्ट का वो उस तरह से ख्याल भी नहीं गया. हाँ, उस जमाने में भी उसी तरह का जोरों शोर था जो आज भी है. आज बहुत ज्यादा है. आज उसमें फिर हर जो है वो कंप्यूटर साइंस. अब ये है कि शायद कंप्यूटर साइंस वाला अगर आर्टिफिशियल AI ना करे तो शायद वो उसको फिर वो कंप्यूटर साइंस वाले थोड़ा अजीब निगाह से देखें. लेकिन हमारे ज़माने में शायद कंप्यूटर साइंस ना करें तो शायद लोग समझते हो कि अजीब निगाह से देखें. इवन मुझे वालिद साहब ने भी कहा था, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत मशवरा दिया कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ें. बट आई थिंक प्राइमरीली आई डिड नॉट चूज इट बिकॉज मैंने उसमें फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी नहीं थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें है क्या. अब जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है ना कि ये मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है या नहीं करती. तो एक तो ये बात थी. दूसरा, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे पता भी होता तो शायद एक बात इंपॉर्टेंट बहुत ये कि मुझे ये भी नहीं पता था शायद इतने अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है. मैंने तो फिजिक्स पढ़ी थी, मैं तो फिजिक्स में इंटरेस्ट था, राइट. तो जो लोग, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि लोग आ क्यों रहे कंप्यूटर साइंस में नहीं पता मुझे, क्योंकि शायद आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही ना हो कंप्यूटर साइंस में होता क्या है. एंड इवन आई वुड लाइक टू से दिस कि कंप्यूटर साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर कोट एंड कोट्स इंजीनियरिंग. अगेन साइंस और इंजीनियरिंग का फर्क यहाँ भी है. लोग शायद समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस में आकर आप सॉफ्टवेयर बना दें. नो डाउट सम पीपल आर डूइंग दैट, लेकिन कंप्यूटर साइंस इज नॉट ओनली एंड ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो जो लोग आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो कंप्यूटर साइंस को उस तरह से जानते हैं, वो बस आ रहे हैं. अब ये तो आई थिंक आप किसी को बुलाएं तो पता चले कि वो आपको बताएंगे कि वो क्यों चूज कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को. तो मुझे एक बिल्कुल एक देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप आई थिंक दैट यू आर फिलिंग बाय दीज पॉडकास्ट, कि आप लोगों को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, बाय एक्चुअली कॉलिंग इंजीनियर्स लाइक अस जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये स्ट्रीम्स हैं क्या दरअसल. क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी पता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके मैं क्या करूंगा. दैट इज वाई आई एम क्वेश्चनिंग दिस वेरी मच कि जब आप आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आए, बिकॉज आपने जो फर्स्ट ईयर इंटर में अगेन साइंस फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ी है या कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है, दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट in the university from a particular program or degree. तो इसका जवाब आई थिंक एज सच बनता नहीं कि क्यों चूज नहीं, क्योंकि चूज करने की बहुत जिसे कहते हैं सॉलिड वजह तो मेरे पास, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करने की भी कोई बहुत सॉलिड वजह मेरे पास नहीं है. मैं तो कह रहा हूं मैं तो फिजिक्स में इंटरेस्टेड था. अब मैंने कहा मैं आगे क्या करूं,
आई थिंक इंजीनियरिंग सीम्स अ गुड चॉइस, एंड इंजीनियरिंग में क्या करूँ यार, फिजिक्स से मिलता जुलता क्या है, फिजिक्स ने जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जन्म दिया होगा और फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल को, तो और कई स्ट्रीम्स को, तो लेट्स डू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आई थिंक ये मेरे पर्टिकुलर केस में इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी एज वेल, कि मैंने शायद चूज डिग्री को नहीं किया था, मैंने चूज यूनिवर्सिटी को किया था, लेकिन मैंने चूज यूनिवर्सिटी को भी नहीं किया था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज कि मैंने कहा हबीब में अप्लाई करो ताकि एनईडी की राह हमवार हो। मैंने कहा हबीब में किस में अप्लाई करो, तो यार सबसे ज्यादा जो फिजिक्स से मिलती जुलती चीज है वो लग रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया, आने ना दिया। तो ऐसा हुआ कि मैं तो चला गया और फिर मैंने एंजॉय भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे जो मुयस्सर आया मैंने उसको आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू नो। मैंने शायद उसके बाद जब मुझे उसने रोक लिया हबीब ने अपने पास, तो मैंने हबीब के साथ एंजॉय किया। मैंने फिर गैर का ख्याल दिमाग में नहीं लाया, मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन जो लोग कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि जस्ट यू नो लुक एट इट, के है क्या, उसको सोचें समझें पहले। उसके यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स खोल के देखें, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि उसमें जो आपका प्रोफार्मा होता है या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, प्रोस्पेक्टस, उसमें कोर्सेज तक लिखे होते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। यू नो, टॉक टू मे बी अ सीनियर हु इज डूइंग दिस, आपको पता चले कि उसमें क्या होता है, रादर देन जस्ट गेटिंग इनटू द थिंग, जंपिंग विदाउट डायरेक्टली जंप इन करने से बेहतर है कि आप उसको समझें अच्छे तरीके से। और आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट प्राइमरीली फिगर आउट योर इंटरेस्ट। अभी रिसेंटली इसमें जस्ट एक बात और ऐड करूंगा, प्रोफेसर हमूदुर रहमान एक मेरे टीचर अभी आखिरी सेमेस्टर में गुजरे, उनसे एक ही कोर्स की इंटरेक्शन रही। मैंने उनसे लिया था सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स, तो एक बहुत मशहूर कोर्स है। उनसे जब मैंने वो पढ़ा तो मैं उनसे एक बार ऐसे ही ऑफिस में उनके मिलने गया। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर, पीएचडी तक को वो पढ़ा चुके हैं, काफ़ी अर्सा इंडस्ट्री में सर्व किया और फिर उन्होंने एकेडेमिया में भी सर्व किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था कि आगे क्या करना चाहिए मास्टर्स वगैरह के लिहाज से। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि ही डिड हिज मास्टर्स, बैचलर्स एंड पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट ही सेड दैट he was very much interested in mathematics since his time, and he said that it would have been very much better. The way he said it, if I remember his words correctly, he said that I would have been a far happier person if I had done mathematics in my undergrad, because I was interested in mathematics. मैं electrical engineering में interested नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं शायद उस जमाने के बूम में आ गया। उस जमाने में यही दो बूम चल रहे थे कि यार CS करो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो। उस जमाने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बूम चला तो शायद मैं उसमें आ गया। लेकिन ही सेड, यू नो, ही इज अ प्रोफेसर एट अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, पढ़ा रहे इतने अरसे से, पीएचडी सुपरविजन कर लिया काफी लोगों का, अ वेरी सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ में भी। लेकिन येट ही चोज टू से दिस टू मी कि अगर मैं मैथ्स करता शायद इतना फर्क भी नहीं, यू नो, एक इंजीनियर जितनी अच्छी मैथ्स करता है शायद, तो अप्लाइड मैथ्स पार्ट, मैथमेटिक्स, आई ऑफन से दिस टू स्टूडेंट्स कि इंजीनियरिंग इज more than half about mathematics. You are solving mathematics on paper most of the times. You are not building stuff. आप वायरें नहीं जोड़ रहे होते, आप पेशकश पाने लेके जो है वो चीजों के नट नहीं टाइट कर रहे होते। मे बी यू आर नॉट डूइंग, यू नो, आप मशीनरी नहीं चला रहे होते या सेट कर रहे होते। यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर डूइंग मैथमेटिक्स, यू आर मेकिंग मशीन्स ऑन पेपर, you have to work out the mathematics. So he said that despite being in such a stream which is very closely related to mathematics and makes use of mathematics, and you know, requires strong foundations in mathematics and interest in mathematics, he chose to say this after completing PhD in electrical engineering, that it would have been better and he would have been a far better person in life if he would have chosen mathematics. I think that sums it up all के क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे प्रोग्राम चूज करना चाहिए। और यू नो, यकीनन ऐसे होती हैं चीज़ें, यू नो, लोगों को पेरेंट्स का प्रेशर होता है, दोस्त भी शायद कुछ मनाने की कोशिश करते हो, यहाँ आ जाओ, और यू नो, मुख्तलिफ चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं। लेकिन यू नो, आई वुड लाइक टू, यू नो, इंडोर्स दिस वेरी मच के अपने इंटरेस्ट को ज़रूर फॉलो करें। अदरवाइज शायद आप एक आध साल बाद वहीं घूम के आ जाएं जहाँ आपको शायद पहले आना था। आप उन्हीं सवालात को दोबारा खड़े करने लग जाएं जो आपको शायद 2 साल पहले करने चाहिए थे। तो गलत जगह जाने से बेहतर है कि उस जगह जाएं जहां आपका इंटरेस्ट हो। सोसाइटी क्या कर रही है, आई थिंक एवरीवन मेक्स हिज ओन वे। सोसाइटी एक तरह से फंक्शन कर रही है, जरूरी नहीं हर शख्स जो कंप्यूटर साइंस लेके सक्सेसफुल हुआ
तो आप भी हो जाएं, और अगर मे बी आप अपने इंटरेस्ट में चले जाएं तो आप एक ऐसी सक्सेस की राह बनाएं जिस पर आने वाले लोग चलें और लोग आपको फॉलो करें. So it's very important and better if you follow your interest and what you want to do rather than what the society tells you or the society frames for you sometimes if it does not says it directly, या कम से कम जो आपसे घर वाले कह रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं. मेरा ख्याल है आप एक ऐसी सर्विस भी लॉन्च करें जो वालिदैन को 101 सेशंस दें मनाने के लिए, कि जो बच्चों को इस तरह से ज़ाहिर फोर्स ना करें ताकि वो अपनी वो चीज़ें कर सके जो वो हकीकतन कर सकते हैं. क्योंकि वंस दे कंप्लीट अ डिग्री, आपके कहने पे शायद कर लें, कई लोग ऐसे होते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी उन्हीं जगहों पे खड़े होते हैं या वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते थे बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे डिड नॉट सिंपली डू द जॉब दैट वाज रिक्वायर्ड. इससे बेहतर है वो थोड़ा कुछ वो करते जो वो चाहते थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो वालिदैन को आई थिंक समझनी चाहिए. अगर किसी को कोई अगेन मुश्किल हो तो हम आप जैसे लोग मेरा ख्याल है हाजिर रहने चाहिए लोगों को बच्चों को गाइड करने के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स द पेरेंट्स के साथ जो काउंसलिंग का तरीकाकार हो सकता है. नहीं खैर, जहाँ तक पेरेंट्स की काउंसलिंग की बात है तो वो तो मैं अपने वो बहुत मुश्किल काम है. अभी इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ. अभी तो बस ये है कि ना अभी जहाँ तक मेरे जो प्लान्स में है उसमें यही है कि भाई मैं खुद असल में अभी सीख रहा हूँ. आप लोगों को बुलाने का मकसद दूसरों को सिखाने से ज़्यादा आप खुद अपने आप को सीख मतलब होता है. तो अभी तो मेरे प्लान्स में ये है कि जितना ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों को बुला सकूँ उतने ज़्यादा बुला के लोगों के सामने बिठाऊँ और उनको बताऊँ कि भाई ये चीज़ होती क्या है, क्योंकि उस फील्ड में जा चुके हैं और उनको पता है कि भाई ये फील्ड में है क्या. सही, जैसे आपने अभी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया इंजीनियरिंग और साइंस का डिफरेंस, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. मतलब लोगों को लगता है कि बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा, मसला नहीं होगा. अच्छा, मैं जब गया ना तो मैंने सिलेबस देखा, कोर्सेज का ना सिलेबस देखा. मैंने बोला ये तो 3-4 लॉज लिखे हुए हैं, ये तो मतलब बहुत छोटा सा कोर्स होगा, इसके 4 महीने तो बहुत ज़्यादा है. ये हमारा BEE का कोर्स होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स. तो उसमें 2-3 लॉज लिखे हुए हैं, ओहम्स लॉ और आपका थेवेनिन वगैरह, ये 2-3 लॉ लिखे हुए. मैंने बोला अबे ये तो इतनी सी चीज़ें हैं. हुआ क्या, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया टीचर ने एक लॉ लिखवाया V=IR. चलो भाई इसके 100 न्यूमेरिकल्स, इसके 50 न्यूमेरिकल्स. मैंने बोला इसलिए ये इतने से लॉज लिखवाए हैं. तो ये बेसिक चीज़ है. उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक होता है कोर्स, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में हमने 3 लॉज पढ़े. वही 3 लॉज हैं लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स इतने सारे, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कितनी सारी हैं. तो ये बेसिक हमें वाकई एक डिफरेंस है बहुत बड़ा इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर, कि इंजीनियरिंग इतना ज़्यादा लॉज में नहीं जाती, वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ जाती है, जबकि साइंस में ये होता है कि आपको लॉज के अंदर गौर खौस करना होता है ज़्यादा. तो ये वाकई में एक डिफरेंस. चलिए खैर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं. तो ये बताएं कि आपने यकीनन आपके दोस्त वगैरह होंगे NED के अंदर भी जो कि शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, और हबीब में आपने किया है, और शायद नस के अंदर वो आपके मतलब जितने भी. तो उस लिहाज से हबीब किस तरह से बेहतर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज से, वो थोड़ा बताएं. मैं आपको हबीब का एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जो है इट्स डिफरेंटली एंड आई वुड से वेरी वेल क्यूरेटेड प्रोग्राम एट हबीब. थोड़ी देर पहले शायद आपने मुझसे पूछा था कि हाउ डू वी गेट इनटू दिस, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आई थिंक रिसेंटली दे हैव चेंज द पॉलिसीज जो स्कॉलरशिप्स वगैरह की हैं. पहले एक HUTOPS का अलग से टेस्ट होता था, तो वो टेस्ट आप देते थे तो आप 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए आ सकते हैं. लाइक उसमें आपको पे कुछ भी नहीं करना यूनिवर्सिटी को. ऑल द 4 years यू आर ऑन 100% स्कॉलरशिप फॉर एंटायर 4 years फ्रॉम द स्टार्ट. उसमें सिर्फ आपको एनरोलमेंट फी शुरू में देनी होती है. बट आई थिंक नाउ दे हैव चेंज द प्रोग्राम अ बिट. उसमें आप अगर 100% स्कॉलरशिप पे नहीं आ पाते तो दे ऑफर यू 80% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप. इस तरह के भी प्रोग्राम्स हैं. 100% वाला भी है, 100% वाला भी है, उसकी भी 70 सीट्स हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं आ सकते, बट आई वुड से यू वुड हैव टू डू अ हार्ड जॉब फॉर इट. पहले कितनी थी? पहले एक्चुअली द प्रोग्राम हैज चेंज्ड इन अ वे कि पहले आप अगर HUTOPS में सिलेक्ट नहीं हुए तो आप चले, आप अगले साल आइएगा, ठीक है. तो उसमें भी शायद 60 to 70 सीट्स थी उस वक्त इन माई टाइम. हाँ, अब बेहतर हो गया. अब उन्होंने रादर देन कि आप अगर HUTOPS में नहीं होते द 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आप आई थिंक द सेकंड प्रोग्राम इज EOP, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम. तो थ्रू दैट प्रोग्राम यू आर ऑफर्ड पार्शियल स्कॉलरशिप. तो उसमें आपको 80% शायद मिल जाती है, 70% मिल जाती है. रिसेंटली 2 of my students got into हबीब थ्रू दीज प्रोग्राम्स. एक जो है वो HUTOPS से हो गई और एक इसी तरह EOP से चली गई. दोनों ने
हबीब का टेस्ट वही दिया था, HU टॉप्स का जो टेस्ट होता है। अच्छा, पहले 2 टेस्ट होते थे, अब शायद एक ही टेस्ट है। पहला एक रिटन टेस्ट होता था, हैंड रिटन टेस्ट, अगेन इंग्लिश और मैथ्स ही होता है उस टेस्ट में। बट आई मस्ट से इट्स अ डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, यानी ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप शायद नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में देखते हो। खासतौर पे जो अंग्रेजी का टेस्ट है, उसका इंग्लिश का टेस्ट, इट्स नॉट लाइक NED या फास्ट या मे बी अदर गवर्नमेंट और एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। उसमें आपसे मे बी वो ग्रामर नहीं पूछते। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन एंड क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इस इन राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। आपकी सोच है कि जो आम यूनिवर्सिटीज में होता है, आप सोचें कि एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैंने अपनी हबीब की लाइफ में कोई 10 से 12 ऐसे एसेज लिखे हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में जो 2000 से 2500 के वर्ड्स की रेंज में हो। आप सोचे कि इंटर का बच्चा जो है वो 120 अल्फाज का ऐसे लिखता है, और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आता कि 120 अल्फाज का ऐसे जो है वो 2 पेजेस में कैसे आता है। ये हमारे यहाँ बोर्ड में आता है कि यहाँ जनाब 120 से 150 अल्फाज का ऐसे। आई डोंट नो, अब रिसेंटली चेंज किया, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ कि तो मैं बात कर रहा था कि उन असातिज़ा को ना अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से निकाल दूँ तो शायद ना कुछ वो रहेगा नहीं है। तो उनसे मैंने जो है वो आमिर हसन साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे कोर्स लिया प्रोबेबिलिटी का। बहुत प्रोबेबिलिटी आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी में अगेन प्रोबेबिलिटी का, इंजीनियरिंग की तकरीबन आई बिलीव सारी स्ट्रीम्स में कोर्स पढ़ाया जाता हो मैथ्स का एक। लेकिन आई थिंक द एक्सपीरियंस मुझे जो उनके साथ हुआ वो प्रोबेबिलिटी का एक्सपीरियंस कहीं और से ना होता। मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो आई ऑफन से दिस टू माई स्टूडेंट्स के उनको खुद ही रियलाइज हो जाता होगा द वे आई टीच प्रोबेबिलिटी, इससे अंदाजा हो जाता है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। चीज को रग में उतारना ये कुछ लोगों की सिफात में से, मुझे लगता है उस्ताद के अंदर ये सिफत होनी चाहिए। इफ यू आर अनेबल टू क्रिएट इंटरेस्ट अराउंड योर सब्जेक्ट, मे बी यू आर नॉट योर सेल्फ इंटरेस्टेड। एक एनर्जी से, एक ज़ौक से, शौक से पढ़ाएं, अगले के दिल दिमाग में बात उतारें। मोहब्बत इसमें बहुत अगेन रिक्वायर्ड है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो बहरहाल उन्होंने और एक दूसरे प्रोफेसर थे जैम, जिनसे मैंने वो DLD का कोर्स पढ़ा, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। अभी वो ऑक्सफर्ड में है इस वक्त, पढ़ा रहे हैं वो वहां पर। तो हमारे बाद DLD हमें पढ़ाने के बाद फिर हम पर उनकी इतनी इनायत हुई या उन पर हमारी इनायत हुई कि वो ऑक्सफर्ड चले गए। तो खैर उन्होंने वो कोर्स पढ़ाया और आई थिंक इन लोगों ने मिलकर उस कोर्स को रीडिजाइन किया था उस जमाने में। तो DLD का कोर्स जो हमारे यहाँ होता है ना, तो 2nd 3rd सेमेस्टर का वो कोर्स है। नॉर्मली मैं फास्ट का करिकुलम जानता हूँ कि फास्ट में DLD में क्या होता है। मेरे कजिन पढ़ते थे तो मैंने उनसे उस जमाने में समझा कि वहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। जहां तक मेरे इल्म में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर DLD का कोर्स होता है और फिर उसकी लैब होती है। लैब में वो बेसिक सर्किट्स बनवाते हैं, समिंग सर्किट हो गया, मल्टीप्लायर सर्किट हो गया, इस तरह बेसिक सर्किट्स, और उनसे जो है वो डिजिटल लॉजिक। बेसिकली डिजिटल लॉजिक इज द वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, बिट्स के ऑपरेशंस और कैसे करंट के जरिए, हाउ डू यू कन्वर्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से बिट्स कैसे बनाते हैं आप, बिट्स से हाउ डू यू डू कंप्यूटेशन, और फिर कंप्यूटेशन को हाई स्केल पे ले जाकर आप जो है वो उसको हाई लेवल की कैलकुलेशंस करके आप एक कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्यूटर इज सिंपली अ कैलकुलेटर, राइट? इट कंप्यूट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा होता है। बिहाइंड एवरी और एनी मैथमेटिकल कंप्यूटिंग टास्क देयर इज अ कंप्यूटेशन गोइंग ऑन। अगेन फिर वो लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे और मैट्रिसेस और तमाम चीजें। तो वहां पर वो बेसिक्स चलती हैं कि आप कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी से, बेसिक चीज से, सर्किट से, फॉर एग्जांपल LED को ऑन ऑफ करना है, वो कैसे होगा, इस तरह की चीजें वहां पर ना ये चल रहा है। हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पहली 4 लैब्स में ना आप क्या करते थे, अब देखिए मुझे अब तक याद है, मैंने डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने 3rd सेमेस्टर में वो कोर्स लिया था, मुझे याद है पहली 4 लैब्स में आप जो है ना सर्किट्स बनाते हैं रिगार्डलेस यू आर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस मेजर। उसके बाद वो ना आपको वेरीलॉग पढ़ाते हैं। वेरीलॉग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एक तरह की। उसमें यू राइट कोड जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को गाइड करता है कि हाउ द हार्डवेयर हैज टू वर्क। आप चिप्स को प्रोग्राम करते हैं, बेसिकली FPGA प्रोग्रामिंग होती है। नॉर्मली FPGA पे आप अपना कोड प्रोग्राम करते हैं। वेरीलॉग साइड पे ज्यादा निकल जाता है, नॉट कम्युनिकेशंस, डिजिटल सर्किट्स पे ही रहते हैं आप। लेकिन आई टेल यू होता क्या इसमें। सो FPGA एक डिवाइस है जिस माइक्रो कंट्रोलर की तरह, लेकिन इट्स नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, आई मस्ट से इट्स नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन FPGA ये चीज है कि आप चिप को, किसी भी चिप को प्रोग्राम कैसे करते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क करे, ठीक है। तो आप ना उसको प्रोग्राम करते हैं वेरीलॉग लैंग्वेज। तो आपको रजिस्टर लेवल पर, CPU लेवल पे जाके कोड लिखना होता है। बहुत एक लो लेवल कोड होता है वो,
यानी वेरीलॉग के बाद आप आते हैं असेंबली लैंग्वेज पर, असेंबली के बाद डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज आ जाती है, वंस और जीरोस। तो इट रिजेंबल्स टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इट डायरेक्टली कोड्स एट रजिस्टर लेवल्स। तो उस कोर्स वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है पूरी, और आप उस लैंग्वेज के जरिए FPGA प्रोग्राम करके एक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। हर जगह DLD का प्रोजेक्ट, उसके बाद DLD का DPAC डिजिटल इस कोर्स का एक ना कंपटीशन होता है, इसमें तमाम प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन होती है। अब हम आपने हमारे यहाँ जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन तक का सुना होगा, हमारे यहाँ DLD की एग्जीबिशन होती है। उस पर्टिकुलर DLD के कोर्स की खास बात यह है, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, आप आए हमारे यहाँ किसी वक्त, अभी रिसेंटली लोगों ने बनाए प्रोजेक्ट्स, सेकंड और फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के शुरू, यानी या तो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, बेसिक्स की नॉलेज। आप आए और प्रोजेक्ट्स देखें, आप दंग ना रह जाएं तो मैं जिम्मेदार हूं। इवन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनती हैं, मूविंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो एक बंदा उठा सकती हैं। ये इस बार एक प्रोजेक्ट हुआ है, ट्राइक के नाम से एक बच्चे ने बनाया है, जिसने उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाई है जो चलती है बिल्कुल बंदा उठा के। इसी तरह और प्रोजेक्ट्स आपकी मैं आपको दिखाऊं, एक्सट्रीम इंतहाई इंटरेस्टिंग हमारे जमाने में भी हुए। स्पॉन्सर वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से? बच्चे खुद ही कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं करती, बच्चे खुद करते हैं। आप ये भी देखें ना कि बच्चे हजारों रुपए खर्च करके, अच्छा वो एक अफोर्डेबिलिटी का अलग केस आ जाता है, लेकिन इट्स प्राइमरीली अबाउट इंटरेस्ट। मैं ये समझता हूँ, मैंने खुद भी वो प्रोजेक्ट किया, जितनी मेहनत से मैंने उस प्रोजेक्ट को किया था, या मैंने जितनी एफर्ट लगाई थी, और वो मैं देख रहा हूँ आइंदा आइंदा बढ़ती जा रही है। DLD के जो प्रोजेक्ट्स है ना हमारे यहाँ, वो एक अलग नहज पे होते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में लोग इतनी दिन रात, आप एग्जाम्स के आखिरी दिनों में आए, आपको लैब्स में भरे बच्चे काम करते नजर आएंगे। पता चलता है कि अब DLD के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। सही। एक एक क्रिएटेड है कि एनवायरनमेंट, उसमें उन लोगों का, यार इनिशियली डॉक्टर जुनैद साहब का, और फिर आमिर हसन साहब, जो लोग उस वक्त, फरहान साहब, डॉक्टर साद साहब, ये जो लोग कोर्स पढ़ा रहे थे, उन्होंने इस पे एफर्ट की, उस कोर्स को बनाया। तो अब वो उसको, अच्छा दूसरी बात कि नॉर्मली आई डोंट थिंक सो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में वेरीलॉग DLD के अंदर पढ़ाई जाती होगी। ये एक एडिशनल टास्क है जो जबरदस्ती इस कोर्स में लगाया गया है। वेरीलॉग आएगी नहीं तो आप करेंगे कैसे प्रोजेक्ट्स? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ी लो लेवल पे आ जाए आप, ठीक है, लेकिन है होती प्रोग्रामिंग ही, आप FPGA प्रोग्राम करते हैं इसके जरिए, और फिर वो FPGA आपका कहा गया काम करता है। It works like it's just like programming a chip. मतलब मैं अगर इसको CNC से कंपेयर करूं तो G कोड के साथ भी कोई चीज है? Not G कोड, G कोड तो बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, उसकी वो इस तरह की नहीं होती। Not G कोड, मुझे खुद आइडिया नहीं है कि G कोड कितने उस पे काम करता है, बट मैंने G कोड लिखा है खुद, तो मुझे पता है G कोड होता क्या है, आई मीन हाउ डज CNC वर्क्स। लेकिन आई थिंक समझ जाएगी ऑडियंस के वेरीलॉग जो है ना, इट्स अ लैंग्वेज, बहुत इतनी वो भी नहीं, लोग समझ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, वो लोग इस पे काफ़ी वेल वर्स्ड होते हैं। मैंने भी खुद एक ही उस कोर्स के दौरान ही एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद नहीं रहा। तो वो कोर्स ना, उसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई मस्ट से आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर। तो एक जो कल्चर है ना, अब आप देखें एक बंदा इलेक्ट्रिक कार बना रहा है, और मैं कहूँ यार मैं आपको ये करके दिखा दूंगा कि स्क्रीन पे ना A लिखा हुआ होगा, तो आप खुद सोचेंगे ना यार कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है। एक कल्चर है, एक बूम है, प्रोजेक्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा आपका इतना आसानी से। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हबीब में होते हैं, नो डाउट, अगर अदर मैं कोई किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, ना ही मैं यहाँ मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आई मस्ट से कि दीज आर सम एक्सपीरियंसेस जो कि आपको शायद हबीब में मिलेंगे। मे बी अदर जगहों पे भी होते हो, लेकिन हबीब में दे आर एक्सक्लूसिव। हबीब का उसका अपना एक है टेस्ट जो आपको शायद और जगहों पे ना मिले। तो ये हैं, इस प्रोजेक्ट पे खास और अलग तरह की तवज्जो है, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज, आई मस्ट से दिस। और आप ये कह रहे हैं कि हबीब का इकोसिस्टम इस तरह का बिल्ड है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं इस तरह के। सही से चले, खैर हमारे पास अब टाइम काफ़ी लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो आप अपने इंटर्नशिप्स वगैरह के हवाले से बताएं कि इंटर्नशिप्स के हवाले से हबीब का क्या कल्चर है, और आपने कहाँ गए हैं वगैरह, और ये कि FIP में आपने क्या किया था। तो इंटर्नशिप्स का एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज, जो हद दर्जा कोशिश करते हैं कि जो इंटर्नशिप्स में इंटरेस्टेड हों उनकी इंटर्नशिप्स लग जाएं, रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स में लगें। बट सिंस इट्स अ स्टार्ट, तो कनेक्शंस ज़ाहिर उस तरह के में भी ना हो जिस तरह के NED के हैं, जिस तरह नेस्ट के हैं। तो लेकिन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड
the slope of the growth you will see is quite high. They improve very quickly with feedback. आप feedback दें, चीज़ें improve होती हैं over time. You know, I have myself seen कि पहले सेमेस्टर जब मुझे उन्होंने यानी पहले सेमेस्टर तो उसके लिए भी I would share another thing कि जब आप जाते हैं हबीब तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है. यानी ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज जो है ना आपसे पूछता है कि आप इंडस्ट्री जाना चाहते हैं, आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं इसके बाद, या आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं. तो उनके 3 प्रोग्राम्स हैं इसके अलग अलग. वन इज़ CCP करियर क्यूरेशन प्रोग्राम जो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करता है, तो आपको वो इंटर्नशिप्स करवाएंगे. सेकेंडली दे हैव ग्रेजुएट स्कूल क्यूरेशन प्रोग्राम, तो वो आपको वो तैयारी करवाते हैं, उसके लिए वो रिसर्च में एंगेज करवाते हैं आपको. एंड थर्ड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वो आपको उस तरह की वर्कशॉप्स, रेलिवेंट लोगों के साथ कनेक्शंस. इवन रिसेंटली उन्होंने जो है वो एक जिसे कहते हैं कि शार्क टैंक टाइप का वो भी एक करवाया कंपटीशन, जिसमें लोग आए, उन्होंने अपनी पिच दी और फिर उनको जो है वो सीड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी शायद मिली. तो इस तरह की कोशिशें वो बहुत कर रहे हैं. दे आर इम्प्रूविंग वेरी क्विकली. तो मैंने इनिशियली हमारे ज़माने में जो है वो CCP था, GSCP 1 साल शायद बाद में स्टार्ट हुआ, तो मैंने उस वक्त रजिस्टर किया. तो इन द वेरी फर्स्ट समर्स, टोटल 3 समर्स आपके पास निकलते हैं एक अंडरग्रेड में. पहले समर्स में वो आपको अपने पास इंगेज करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स करवाएंगे आपको. उसमें रेज्यूमे बनवाना सिखाएंगे आपको, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, सॉफ्ट स्किल्स पर, एक्सेल की वर्कशॉप्स हो गई, पावर BI की वर्कशॉप्स हो गई, फिग्मा की वर्कशॉप्स हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक्स वर्कशॉप्स वो हो गई, कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है, डॉक्यूमेंट कैसे लिखना है, सैलरी नेगोशिएशन पे वर्कशॉप्स, और वो इंडस्ट्री से लोग आते हैं जो आपको वो ट्रेन करते हैं. ठीक है, उसमें मतलब एक तरह से उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया. मुझे ये समझ में नहीं आता कभी लफ्ज़, आई डोंट नो कि इस लफ्ज़ का वो क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है, बट दिस इज़ द प्लान जो वो करते हैं ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज. नर्चर करता है सिर्फ स्टार्टअप्स को नहीं ना, सिर्फ स्टार्टअप्स को नहीं ना, दिस इज पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम ही अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वो स्टार्टअप्स के लिए है बिल्कुल. लेकिन ये है जो बच्चा इंडस्ट्री जाना चाहता है जॉब के लिए, ठीक, उसके लिए वो वर्कशॉप्स जाना चाहता है, उसके फिग्मा सीखने की क्या जरूरत? आई मीन हमने सीखा था कुछ चंद वर्कशॉप्स, ये लाइक यू नो जस्ट टू गेट यू द बेसिक्स. ठीक है, अब एक्सेल सीखने की भी कोई इस तरह कह देगा क्या जरूरत है, पावर BI की क्या जरूरत है, मैं तो इंजीनियरिंग में जाऊंगा, बट तो सही है, कुछ ना कुछ समझ में आता मे बी. हाँ, बट बस फिग्मा की भी थी वर्कशॉप्स, लाइक इस तरह फोटोशॉप भी सिखाया था बेसिक. मे बी यू एट सम पॉइंट यू नीड टू डिजाइन समथिंग, तो बेसिक एक आइडिया नो हाउ, लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोर स्किल्स, लेकिन यू वॉन्ट बी एन एक्सपर्ट, बट एक बेसिक आइडिया. अच्छा, मुझे इस वक्त ये भी नहीं पता था फिग्मा क्या होता है, आपको शायद पता है, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं सुनता तो शायद मुझे पता भी नहीं लगता, लेकिन बरबरल करवाया था. मे बी दे हैव चेंज, अब बेहतर वर्कशॉप्स करवा रहे हूँ, आई डोंट नो. मैं 3 साल पहले लिया था. वो 3 हफ्ते वो वहाँ इंगेज करते हैं, उसमें इंडस्ट्री के विजिट्स भी होते हैं हमारे यहाँ, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो विजिट्स करवाते हैं. उस ज़माने में हमने डिज़ाइनिस्ट विज़िट की थी, HBL विज़िट किया था, और वहाँ जब आप जाते हैं इसके तो वहाँ के जो टॉप लेवल के डायरेक्टर्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन होता है. वो खुद अरेंज करवाते हैं, आपको खुद अरेंज करना होता है? हबीब करवाता है सब कुछ, कैंपस से लेकर HBL जाने तक का सब कुछ हबीब करता है. सही. खाना भी देते हैं आपको, टू मेंशन. वो इंडस्ट्री पे होता है. नहीं, हबीब भी देता है. जिन दिनों वर्कशॉप्स आपकी यूनिवर्सिटी में हैं, दे टेक केयर ऑफ योर लंच. सही. आप सोचें, आई एम द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि जहाँ हम ये कहते हैं भाई 10 लाख रुपए फीस है अगर पर सेमेस्टर, 10 लाख रुपए मतलब इट्स 9 पॉइंट समथिंग, 9 लाख समथिंग पर मुझे सेमेस्टर. लग रहा है शायद 20-30 लाख होती हुई है पर सेमेस्टर इतनी नहीं है, इट्स 9 लाख समथिंग, 1 बिलियन तक शायद जाता हो. लोग वो भी लोग बताते हैं जो पे करते हैं. आई एम नॉट माई सेल्फ पेइंग, या तो उसमें ज़ाहिर है. फिर ये अच्छी बातें भी हैं कि आपको वो लंच कर, कौन यूनिवर्सिटी है जो आप 20-25 बच्चों 50 बच्चों को लंच करवाती है रोज़ 3 हफ्तों के लिए, तो कुछ ना कुछ तो कराएगी, कुछ ना कुछ तो करवाएगी. तो अच्छी बातें भी अपनी जगह है बहरहाल. तो वो वर्कशॉप्स होती हैं, एंड देन इंडस्ट्री विजिट्स, उसके आपको इंडस्ट्री का नो हाउ होता है. देन इन द सेकंड फेज जो आपका अगला समर्स आता है उसमें और उसके अगले में वो आपको इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, विच आर इक्विवेलेंट टू इंटर्नशिप्स. 6 to 8 वीक्स की इंटर्नशिप्स होती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंटर्नशिप्स दे गेट. उसमें उनके हमारे वक्त में सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज थी, UBL, HBL, 2-3 तो बैंक्स थे, उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज. अगली बात तो मुझे UBL में जाना पड़ा, एक डिपार्टमेंट में. कोशिश की उन्होंने किसी हद तक रिलेवेंट हो जाए, लेकिन वो हुई नहीं हुई. बहरहाल एक इंटर्नशिप मुझे मिली और मैंने भी गनीमत जानते हुए कर ली. तो पहली इंटर्नशिप मैंने UBL में की थी, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑनेस्टली.
अब वहाँ पर भी ये बात आ जाती है कि एक ऐसा है शायद आप रिलेवेंट इंडस्ट्री में जाएं लेकिन आप कुछ कर ना रहे हो, फारिग किस्म की इंटर्नशिप, तो आपसे कोई पूछ ना रहा हो, आप जा ही ना रहे हो, या जैसे होता है इंटर्नशिप्स, लोगों को पता है पाकिस्तान में क्या कल्चर है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि एक यूबीएल में इंटर्नशिप थी, आपने बैंकिंग में इंटर्नशिप की लेकिन आपने वहाँ जाके कुछ सीखा, आपकी जो बॉस थी या जो थे मोहतरम जो सुपरवाइजर थे उन्होंने आपको कुछ गाइड किया, कुछ समझाया, दे वर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट योर इंटर्नशिप। तो इन दैट वाज एक्चुअली माय केस, माय सुपरवाइजर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट नॉट स्ट्रिक्ट बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो शी यूज टू आस्क अबाउट कि मम्मा आप कब रहे, जा कब रहे, हमारी काम क्या हुआ, इसका क्या हुआ। शी यूज टू आस्क हर सेल्फ। आपको पूरा 6 हफ्ते तक उन्होंने एक तरीके से गाइड किया, और आखिरी दिनों पर बिल्कुल फिर जो है वो अच्छे से एक एप्रिसिएशन के लिए हमें जो है वो उन्होंने पूरी ऑफिस को जमा करके एप्रिसिएशन के लिए हल्की सी बिल्कुल चंद मिनट की सेरेमनी सी हो गई, मगर वो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट्स भी दिए सबको बुलाकर, और एक काइंड ऑफ डिपार्टमेंट के हेड को, एचआर के हेड को बुला लिया, उन्होंने स्पीचेस दी कि सर इन्होंने इनके बारे में चंद जुमले हमारे वर्क को हाईलाइट किया सबके सामने। हम 2 इंटर्न्स थे उस वक्त हबीब के सिर्फ उनके पास, लेकिन सी दे डिड दिस, इट्स कल्चर। हेड ऑफिस में थे हम और लाइबिलिटीज़ डिपार्टमेंट में मिस नौरीन मेरी सुपरवाइज़र का नाम था, और डिपार्टमेंट हेड उस वक्त आई थिंक मिस्टर हनीफ थे। तो आप सोचें नीचे से एक डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया, एचआर को, फिर हमें सर्टिफिकेट्स दिलवाए, फिर लोगों को बताया कि इन्होंने क्या काम किया। बहुत ब्रीफ सेशन, विद इन अ मिनट्स इट वाज वाइंडेड अप। क्या उस जमाने आप लोगों ने क्या इलेक्ट्रिकल के हवाले से वेल आई डिड नॉट डू, आई सिंपली से मैंने इलेक्ट्रिकल का नहीं किया। इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। 2 इंटर्नशिप्स थी, एक एआई रिसर्च पर थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, और दूसरी मेरी लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ ही थी। तो 2 प्रोजेक्ट्स थे इन टोटल, एंड आई गॉट टू डू द लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स थिंग, बट आई गॉट टू, इट वाज अबाउट बैंकिंग प्रोडक्ट रिसर्च के बैंकिंग प्रोडक्ट्स किस तरह काम करते हैं, उनमें किस तरह की सर्विसेज होती हैं, बहुत सा कौन सा बैंक क्या कर रहा है। एंड आई डिड कॉम स्कैन्स के मुख्तलिफ बैंक्स पाकिस्तान में किस किस तरह की सर्विसेज किन किन प्रोडक्ट्स के साथ दे रहे हैं, और कौन सा बैंक फिर अच्छा जा रहा है, उस पर उनका आउटपुट क्या आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो इट वॉज काइंड ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप, बट मुझे पता चला अच्छा उसमें भी उन्होंने हमें फिर कई जो है वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में उन्होंने, अच्छा उस जमाने में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा, मिस नौरीन जो थी शी वॉज प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। तो उस ज़माने में यूबीएल ने एक अकाउंट लॉन्च किया था, फ्रीलांसर अकाउंट। इट वॉज इन द लॉन्चिंग फेजेस। तो अब देखिए एक सुपरवाइजर की अच्छी बात है ना, तो जब वो लॉन्च करी थी तो उन्होंने हमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत चीज़ें हमने की। फ्रॉम जब वो लॉन्च हुआ तो उसके पोर्टल को दुरुस्त करने या उसको टेस्टिंग फेजेस से गुजारने तक, कोल्ड कॉलिंग किस तरह हो रही है, कॉल सेंटर हम गए थे बाकायदा, जब वो फ्रीलांसिंग अकाउंट जो खुल रहे थे लोगों के, किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, हाउ इज़ इट वर्किंग, कार्ड की क्या सर्विसेज हैं, और इवन वी डिड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन दैट। हमने उस पर प्रेजेंटेशन भी दी थी फ्रीलांसर अकाउंट के उस पर उनकी टीम्स को। तो इट वॉज हर वर्क, लेकिन उन्होंने हमें उसमें इन्वॉल्व किया, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग हाउ डज प्रोडक्ट किस तरह बनता है, किस तरह चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, किस तरह वो चीज़ें आगे डेवलप होती हैं, पूरे एक्सपीरियंस से हमें गुजारा, वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो एक सुपरवाइजर पर था ना, अगेन दैट इट कम्स बैक टू द पॉइंट कि आप जब यूनिवर्सिटी में होते तो आप प्रोफेसर कौन सा सिलेक्ट करते हैं, और वहाँ पर ये कि आपके पास सुपरवाइजर कौन सा था, रादर देन कि आपके पास इंटर्नशिप क्या थी। खैर मेरा इससे दिल इसलिए उतर गया था कि मुझे अपनी फील्ड की इंटर्नशिप करनी थी, विच आई कुडंट डू। मैंने कुछ शिकायतें की जाकर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने फिर उनको सुना। अगली बार उन्होंने मुझे के इलेक्ट्रिक में इंटर्नशिप दी कि इट वॉज अ रिमोट इंटर्नशिप, लेकिन मैं उस वक्त कुछ और जगह मसरूफ़ हो चुका था। तो मैंने उनसे मीटिंग्स में उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि द वर्क इज़ सच दैट यू कैन डू इट रिमोटली। मेरी सुपरवाइज़र जो थी उस वक्त, उन्होंने मुझे रिमोट वर्क का कहा। आई वॉज इन द AMI डिपार्टमेंट, एडवांस मीटरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर। उस वक्त वो मोहतरमा असिस्टेंट मैनेजर थी, एंड नाउ शी इज़ आई बिलीव मैनेजर ऑफ द AMI डिपार्टमेंट। उसमें मैंने लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बैकएंड पे सिस्टम्स काम करते हैं, जो सब सिस्टम्स होते हैं, जो है वो डेटा सिस्टम होता है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, डेटा एनालिसिस की चीज़ें वहाँ चल रही होती हैं। स्काडा यूज़ होता है आई थिंक कम्युनिकेशन सिस्टम्स के तौर पर वहाँ पर। तो वहाँ उन चीज़ों पे मैंने रिसर्च की, नए ट्रेंड्स क्या हैं इंडस्ट्री के, या वो सिस्टम्स काम किस तरह करते हैं, उनमें फ्यूचर में डेवलपमेंट्स क्या की जा सकती हैं। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ के मुख्तलिफ करंट सिस्टम को जो है वो एनालाइज किया कराची में कि क्या चल रहा है। जी, उसमें मैंने जो है वो इंटर्न रिसर्च की। अच्छा, लेकिन वहाँ उतना एक्टिव नहीं था क्योंकि रिमोट थी, तो एक्टिवली काम भी करते हैं। आई वॉज इंगेज इन मेनी अदर थिंग्स एज वेल। मैं उस वक्त पढ़ा भी रहा था मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो भी मैंने ज़ाहिर इंगेज था। तो मैं
इसको मैनेज कर रहा था किसी तरह, बट यू नो इट वाज अगेन अ गुड एक्सपीरियंस। उन्होंने तो दिलवाई, तो मैंने भी अपने उसमें अपनी कैपेसिटी में उसको बेहतर करने की जहाँ तक मुझसे हो सका कोशिश की। बट इट वाज रिमोट इंटर्नशिप, मैं जाता तो जा भी सकता था, तो वहाँ शायद एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता, बट आई डिड नॉट गो क्योंकि कुछ और कमिटमेंट्स थी पहले से ही। तो दैट वाज माय सेकंड इंटर्नशिप। अच्छा, इसी तरह जो लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं उनके लिए उन्होंने रिसर्च प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं वहाँ। बेसिकली व्हाट दे डू इज़ के फॉर 2 मंथ्स या तकरीबन 10 हफ्तों तक वो मुख्तलिफ उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, फैकल्टी वो प्रोजेक्ट्स देती है, 3 स्टूडेंट्स उस पर रिसर्च करते हैं और फिर लोगों के रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, या फिर कम से कम प्रोजेक्ट्स बन के निकल आते हैं सामने, कोई मीनिंगफुल रिसर्च सामने आती है। एंड इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स आर पेड फॉर दिस टास्क, पेड रिसर्च होती है, वो स्टूडेंट्स को पे करते हैं। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, यू नो, अगर मैं आपको बताऊं, बेटर देन इंटर्नशिप्स जो इंडस्ट्रीज ऑफर करती हैं। इंटर्नशिप में अप्रोक्सीमेटली मैंने जो मैक्सिमम सुना है वो 20,000 सुना है अप्रोक्स पर वैसे मंथ, usually- वैसे पर usually- मंथ, हाँ हाँ पर मंथ इतनी होती है, 16-20 इज अ गुड, और वैसे यूजुअली 8 to 10 के 8 to 10 तक भी हैं। मेजॉरिटी नहीं देती। अनपेड इंटर्नशिप्स भी हैं, दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन हबीब पेज, अच्छा इंटर्नशिप भी अगर फुल टाइम है, आई मीन फुल टाइम इंटर्नशिप बेहतर भी हैं इससे, बाय द वे बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल, और उसके लिए आपको शायद एक्सेप्शनल नेटवर्क्स भी चाहिए। हम्म पब्लिकली जो सामने आती हैं आई डोंट थिंक सो कोई इतना पे करती होगी, लेकिन हबीब पेज यू क्वाइट वेल। एक फुल टाइम इंटर्नशिप में आप 30 से अबव अर्न करते हैं उस ड्यूरिंग द Sure. टेन्योर, लाइक ड्यूरिंग द टेन्योर पर मंथ बता रहा हूँ मैं आपको ये। सही। सो ओवरऑल वो 80 मतलब तक चली जाती है कहानी। इंटर्नशिप में कौन सी वाली है इसमें? ये हबीब का जो जीएससीपी का प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम। ओह सही, तो उसमें आप प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च करते हैं या? यस, मेनली प्रोफेसर आपके साथ इन्वॉल्व होता है, बट अदरवाइज यू आर 3 रिसर्चर्स, एक उसमें सीनियर होता है, 2 आपके जूनियर्स होते हैं, सही। और आप उस पर काम करते ये हैं जरूरी होता है? नॉट जरूरी। जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे कि बिखरी पड़ी हैं और कोई लेने वाला नहीं है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। सीसीबी में भी ऐसे नहीं है कि आप बस आ गए, आप एक फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन देते हैं आप, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। अच्छा। हाँ, सिलेक्शन हर जगह है हबीब में, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब करें, आप कहेंगे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लाइक यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। आप उस इंटरव्यू से सिलेक्ट हुए, कई लोग रिजेक्ट हो जाते हैं because there are limited seats to offer, they are paying for the program, you need to have the proper skills, proper commitment होनी चाहिए, proper mindset होना चाहिए वो काम करने के लिए। तो rather whether you are talking about the CCP और GSCP यानी इंडस्ट्री जाना है या मास्टर्स के लिए जाना है, you have to go through a process to get selected स्टूडेंट्स उन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, बट देन अगेन यू नो इतना वो नहीं है कि इतना कॉम्पिटिटिव बनाएं कि जैसे आईवी लीग में जाए, ऐसा नहीं है। और इंटर्नशिप में क्या होता है? ये वो अभी रिसेंटली दैट इज लॉन्च जस्ट लास्ट ईयर। सही। तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स करवाते हैं कि स्टार्टअप लॉन्च कैसे होता है, हाउ डू यू बिल्ड प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कैसे करते हैं, हाउ डू यू बिल्ड ए स्टार्ट। ठीक है, इस पर सारी वो ट्रेनिंग देते हैं आपको मुख्तलिफ सेशंस के थ्रू फ्रॉम एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स को बुलवाते हैं एंड देन द वर्कशॉप्स आर कंडक्टेड। ये मैंने सुना था रिसेंटली। ससाद बेग हैं, एक इंजीनियरिंग के ही प्रोफेसर हैं, वो उस प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, रिगार्डिंग FIP, अगेन FIP में यहाँ पर जहाँ तक मैंने सुना है बाकी यूनिवर्सिटी से, आई मीन आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़, बट NED का मैंने ये सुना है कि FIPs एक गिवन होते हैं और उनमें से आप सिलेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है, ये एक्चुअली मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये हुआ था, लेकिन इसके अलावा उनके पास ऑप्शंस भी होते हैं। राइट। जो उनकी जो लिस्ट होती है ना, वो ये होता है कि प्रोफेसर्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है। हमारा मेरा एक दोस्त था, वो अपनी तरफ से इंडस्ट्री से लेकर आया, उसने वो FIP था, उसके अंदर उनको कार बनानी थी, ऑटोनोमस ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा। तो वो लोग बाहर से लाने का भी ऑप्शन होता है, उसमें आपको प्रपोजल देना पड़ता है वगैरह। लेकिन अगर जो मेरी तरह के कामचोर होते हैं वो उनमें से उठा लेते हैं। सही, राइट। तो हबीब में ना ऐसा नहीं होता। आई मीन देयर आर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जो फैकल्टी ऑफर करती है, लेकिन आपको जाके फैकल्टी को पूछना पड़ेगा या फैकल्टी शायद खुद बता दे आपको। नॉर्मली द कल्चर इज दैट ओवर द समर्स, बल्कि रिसेंटली इन रिसेंट डेज उन्होंने एक चीज़ ये की कि हमारे एक कोर्स होता है इंजीनियरिंग इनोवेशन इन डिज़ाइन का, इट्स इन 6th सेमेस्टर, FIP से बिल्कुल पहले। दे रीडिजाइन दिस कोर्स। उसमें उन्होंने रिसेंटली ये किया कि अच्छा उसका कुछ और मकसद भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि FIP आपको ही लाना है, आपने खुद प्रोजेक्ट सोचना है, फैकल्टी आपकी हेल्प करेगी। इफ यू वांट गो टॉक टू देम, आप समर्स के दौरान इस काम को कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट सोचेंगे, उसका प्रपोजल लिखेंगे, और प्रपोजल के बाद जो है ना पिच होती है,
पिच होती है, पिच में आप अपना प्रोजेक्ट पिच करते हैं और वो अगर सक्सेसफुल हुई, फैकल्टी होती है सामने, दे आस्क यू क्वेश्चन, अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया कि जो FYP में करना चाह रहा हूँ इट इज वर्थ एन FYP, इट कैन बी इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम एन FYP, देन यू कैन डू दैट प्रोजेक्ट और वो आपका FYP हो जाएगा। उसमें बहुत सारे उसमें बहुत उसका क्लियर कट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, टाइमलाइन क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, वाई इज इट अ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें इनोवेशन क्या है। इनोवेशन आपको भी पता होगा, जनरली FYPs में ये बात पूछी जाती है कि जो इनोवेशन ज़रूर उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए। खैर इस पर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी, एक प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ, नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने मुझे रिसेंटली कहा था कि भाई जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में, कोई इनसे जाके पूछे भाई बच्चों से तो आप इनोवेशन चाह रहे हैं फाइनल ईयर के, आपके खुद के कितने पेटेंट्स हैं, आप बताएं तो सही। इनोवेशन करना इतना आसान काम थोड़ी है। आप मे बी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के इनोवेशन के नाम पर बच्चे माजरत के साथ कुछ और बेच रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी लूप होल्स इन दीज थिंग्स। जब आप एक चीज़ को बिलावजह एक मैं नहीं कहना चाहता बिलावजह, बट एक सर्टेन उसके बाद आप उसको बिलावजह अगर चैलेंजिंग बनाएंगे, पीपल विल ट्राई टू फाइंड लूप होल्स। इस प्रोसेस को और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है रादर देन सेइंग इनोवेटिव करो। इफ समवन इज मेकिंग एन इलेक्ट्रिक कार, उसमें इलेक्ट्रिक कार एक साल में बनाने में इतना टाइम लग जाएगा कि वो इनोवेशन क्या, तो साल में बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोर्सेज भी साथ साथ, बिल्कुल कोर्सेज भी साथ साथ चल रहे होते हैं, यू हैव जस्ट वन कोर्स और 3 क्रेडिट आवर्स डेडिकेटेड टू FYP। हमारे उसमें 6 होते, हाँ 3 उधर ना, दोनों कैपस्टोन 1 और कैपस्टोन 2, राइट। तो बहरहाल उसको ये एक तरीका कार है जिससे पिच आपको सक्सेसफुल बनानी, और पिच में सब कुछ डिसाइड हो जाए कि व्हाट इज द FYP, स्कोप और डिलीवरेबल्स उसके क्या है क्या नहीं है आपके FYP में, नॉवेल्टी क्या है, सब कुछ डिसाइड होता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर FYP, और फिर उसके आप आगे प्रोसेस चलेगा। लास्ट ईयर इन माई टाइम व्हाट दे डिड वाज दे रीडिजाइंड दिस कोर्स, या 1 year बिफोर दैट। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार FYPs तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं हो रहे हैं, वही चीज़ें हो रही हैं बार बार, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। इलेक्ट्रिक कार बन गई तो कोई इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा है, कोई 3 व्हील वाली बना के दे रहा है, ठीक है। और ऐसा हुआ है, लिटरली ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाना भी कोई मजाक बात नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। लेकिन अगेन नॉवेल्टी चाहिए ना उनको, नॉवेल्टी कहाँ से आएगी? नॉवेल्टी इज अ डिफरेंट ऑटोनॉमस कार अगर आप कहते हैं तो उसमें क्या नॉवेल्टी, आप बताएं मुझे। नॉवेल्टी लाइक टेस्ला बना रहा है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज बना रही हैं वर्किंग, राइट। और ऑटोनॉमस बेसिक लेवल पे तो आप करके भी आते होंगे, माइक्रो कंट्रोलर से बन जाती है। चलती हुई गाड़ी बनाना, उसको एक आपको लाइडार सेंसर्स के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ वर्क करना पड़ेगा, ये एक ट्रिवियल टास्क नहीं है। यू नीड अ टीम, डेडिकेटेड टीम फॉर दिस। तो उन्होंने क्या किया, उस कोर्स को रीडिज़ाइन किया और उन्होंने कहा यार इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लाओ, क्योंकि हमें इसके बाद बच्चों को भेजना अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री, और इससे ना एकेडमिया इंडस्ट्री का गैप भी खत्म होगा और वो प्रोजेक्ट्स मीनिंगफुल भी होंगे। तो वो कोई प्रोजेक्ट उन्होंने इंडस्ट्री के साथ कनेक्शंस बनाया गए इस काम के लिए। उन्होंने कहा आपकी प्रॉब्लम्स जो है हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे फ्री में। तो इंडस्ट्रीज़ के पास गए और उन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ने पूछे प्रोजेक्ट्स कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ गई। कोई 30 के करीब प्रोजेक्ट्स मेरे वक्त में आए थे, हमें ज़रूरत 6-8 की थी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उस पर टीम्स डिवाइड हुई, और फिर आप EDI के कोर्स में क्या करते हैं, आप इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट अगर आपने सिलेक्ट किया कोई, आप उसको, अगर उस इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट आप नहीं भी सिलेक्ट करें तो आपको एक अपना प्रोजेक्ट उस वक्त सजेस्ट करना होगा जी। तो अगर आपने वो EDI के कोर्स में जो भी प्रोजेक्ट लिया, अगर इंडस्ट्री से नहीं भी ले रहे तो आपको अपना प्रोजेक्ट अगेन उस वक्त सजेस्ट करना पड़ेगा। और आप क्या करते हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में जाके विजिट्स करते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी, आप वहाँ जाके प्रॉब्लम को मोर एक्सप्लोर करते हैं, आप उनके साथ जो है वो जाके एम्पैथाइज करते हैं, स्टेज होता है ये। बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग करते हैं आप। डिज़ाइन थिंकिंग इज अगेन समथिंग जो हबीब आपसे सिखाता है, कराता है कि हाउ डू यू पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ दैट पर्सन हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, ट्राइंग टू एम्पैथाइज विद देम, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर आप आइडिएट करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन जब हो जाए तो फिर यू आइडिएट सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर उन सॉल्यूशंस को आप इवेल्युएट करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और उस पर फिर आप पूरी उस प्रोजेक्ट पर सिस्टम्स इंजीनियरिंग करते हैं। सिस्टम्स इंजीनियरिंग करने के बाद आपको ये पता चल जाता है मुख्तलिफ जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनमें से मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को फाइंड करने का, हल करने का क्या है, राइट। तो इस कोर्स के ये डिलीवरेबल्स हैं, पूरे इस कोर्स की टेस्टिंग इस पे होती है कि आप इंडस्ट्रीज विजिट्स कितने सही से कर रहे हैं, वहाँ से आप इनसाइट्स कैसे गेन करके ला रहे हैं। यू मेक प्रेजेंटेशंस और उनकी आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं। देन उन प्रॉब्लम को आप मज़ीद एनालाइज करते हैं और फिर उससे
सिस्टम्स इंजीनियरिंग करते हैं। सिस्टम इंजीनियरिंग ऐसे कोई ये बोलने में आसान है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। एक 100 पेजेस की सिस्टम्स इंजीनियरिंग की 150 पेजेस की रिपोर्ट्स बनती हैं एक प्रॉब्लम की, उसमें। और ऐसा भी नहीं कि उसमें यैपिंग नहीं होती, सिर्फ अल्फाज नहीं लिखे जा रहे होते आप। उसका एक सिस्टम इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस, फॉर्मल प्रोसेस है इंजीनियरिंग का, जो आपको इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। उसमें आप मुख्तलिफ टेबल्स बनाते हैं, स्कोरिंग होती है, स्क्रीनिंग मैट्रिसेस बनते हैं, बेंचमार्किंग होती है। अल्टीमेटली यू गेट टू नो कि यार ये सॉल्यूशन है जो मेरा मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन है, दैट इज द आउटकम ऑफ सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ना उन्होंने चूंकि ये कोर्स रीडिजाइन कर दिया, तो अब इस ईडीआई के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है। अब उस प्रॉब्लम को जो आपने सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया, अब आप उस पर यह है कि जो आपको पहले ऐसा था कि आप एफआईपी शुरू होने के बाद सोचते करते और आधा टाइम उसमें गुजर जाता, अब ये है कि वो उस गैप को एलिमिनेट करने के बाद अब वो कहते हैं कि आप इसको जाके नेक्स्ट सेमेस्टर में उस एफआईपी पे बिल्कुल काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा एफआईपी इसी तरह एक वैसे तो मेरा एफआईपी एक इंडिविजुअली मैंने शुरू में ये गैरत की कि मैंने कहा मैं अकेला करूँगा, तो मैंने एक एफआईपी, हाँ अकेला चौड़े में बिल्कुल एक एफआईपी उठाया। वो भी इंडस्ट्रीज का ही था, एंग्रो फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था। तो वो उस प्रोजेक्ट की जो ना फंडिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाई अल्टीमेटली, तो तकरीबन 8वें हफ्ते में आके हमें ये बात पता चली, फर्स्ट एफआईपी बन के या कैपस्टोन बन के। तो मुझे मजबूरन उस वक्त प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि वो उसको हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग थी, उसमें वो ऐसे हो ही नहीं सकती थी। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट किया कि क्योंकि एफआईपी टाइमलाइंस बहुत टाइट होती हैं, तो आप रिस्क ना लें और आप प्रोजेक्ट चेंज करें। तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स थे उनमें से किसी को ज्वाइन कर लूँ। तो उसमें एक प्रोजेक्ट था जो इंडस्ट्री का ही था, अगेन यूनिलीवर का प्रोजेक्ट था उस ज़माने में, लेकिन वो यूनिलीवर के साथ हमने किया नहीं, हमने आप खुद ही किया, उसको सेल्फ फंड किया बाद में प्रोजेक्ट को। मतलब क्या हुआ, क्या मसला, कोई मसला क्या हो गया बीच में? उस वक्त जो है वो बायकॉट का मुहिम जो अब भी चल रही है, एक वो कंसर्न था। दूसरा ये उस प्रोजेक्ट में ज़ाहिर वो फंड करते, तो हम उस प्रोजेक्ट को दरअसल बाद में कमर्शलाइज करना चाह रहे थे, अब उसके भी मराहिल चल रहे हैं आगे। तो वो प्रोजेक्ट ये था बेसिकली कि आपको सोलर पैनल्स होते हैं ना, जो सोलर प्लांट्स में, घरों में नहीं, सोलर प्लांट्स पे जो होते हैं वो एक खास सीक्वेंस पे लगते हैं ना, वो बड़ी बड़ी लेन्स पे लगते हैं, राइट। उनकी क्लीनिंग को हमें ऑटोमेट करना था, ठीक है। उसके रीजंस क्या थे कि पहले तो उसमें पानी ठीक ठाक ज़ाया होता है, और उसके बाद जो मैनुअल ऑपरेशन है उसमें ज़ाहिर है जो एक मजदूर अगर काम कर रहा है तो उसमें कुछ भी आपका उसमें मेजर चीज क्या थी? वो उसमें हमने एक ऑटोमेशन बॉट बनाया जो ऑटोमेटिकली क्लीन करेगा उसको। और ये हमें उसको वो डिवाइस को बनाना था, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच हमने बनाया। एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए? सोलर पैनल्स के लिए, सोलर पैनल्स की क्लीनिंग के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल सोलर पैनल्स, क्योंकि वो सॉल्यूशन इस तरह का है कि आपको एक रेलिंग को वो क्लीन करके दे सकता है। आपको उसको उस रेलिंग पे आगे माउंट करना होगा। देखा था लिंक्डइन पे, वो उसमें से सोलर पैनल्स के ऊपर से बर्फ साफ कर रहा था। जी जी, उसी टाइप का कुछ था कि धूल काइंड ऑफ दैट। लेकिन हमारा बॉट जो है ना वो मिट्टी को साफ करता है, एग्जैक्टली, क्योंकि जब उन पे मिट्टी जम जाती है या बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं कुछ भी, तो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी तकरीबन 20% मजीद डिक्रीज कर जाती है। नॉर्मली 30 to 40% के दरमियान पैनल्स रहते हैं, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए, डस्ट आ जाए ख़ास तौर पर, तो द एफिशिएंसी डिक्रीजेज बाय अ फर्दर 20% अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। तो उनका जो आउटपुट है वो ख़राब हो जाता है बहुत। तो क्लीनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन सोलर पैनल्स। तो हमें एक तो वाटर कंजम्पशन को कम करना था और उस प्रोसेस को ओवरऑल ऑटोमेट करना था, ताकि मैनुअल क्लीनिंग से बचकर हम क्लीनिंग को बेहतर बना सकें। तो हमने उसका वो बॉट बनाया, एक डिवाइस बनाई जो उस पैनल पे माउंट होती है, और वो यूं आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट चलती रहती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। तो आपका बन गया टोटल? बिल्कुल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई दिन रातें और जतन करने के बाद, बिकॉज हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हार्डवेयर कॉस्टिंग वी वर विद इन 1 लाख मटीरियल कॉस्ट, क्योंकि उसमें मोटर्स लगी 3 कम अज़ कम, व्हील्स लगे, उसका स्ट्रक्चर है, ब्रश लगा, कंट्रोलर है पूरा उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें कई सारी, वायरिंग है, और इसी तरह जो है वो बहुत सारी चीज़ें लगी जो ज़ाहिर एक पूरी बॉट बना रहे हैं आप। एक अच्छा इतना सा बॉट नहीं है, इट्स अ 3 तकरीबन 1 मीटर से तो 3 तकरीबन 45 इंचेस इन लेंथ है वो। अच्छा, इतना बड़ा बॉट? तकरीबन 4 फीट का बॉट बनाया हमने, पूरी पैनल की साइज लेके बनाया है अभी भी, यानी किसी इंडस्ट्री जाके हम उसको माउंट की जगह के टेस्ट कर सकते हैं। हमने पूरा उन स्टैंडर्ड्स पे बनाया है उसको, फर्स्ट प्रोटोटाइप ही उस साइज़ का बनाया है बिल्कुल। तो उसको करने में, इसीलिए उसमें बहुत टाइम लगा कि इतना लंबा बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं, लोग नॉर्मली इसको माइन्यूट करके बनाते हैं, इतना सा बना दिया, इतना सा बना दिया। इट्स एक्चुअली दिस मच लार्ज उसका। तो उसको बनाने में जो है ठीक ठाक ज़ाहिर एफर्ट्स लगी। आपको इरादा है अगले शार्क टैंक में आप लोग आने वाले हैं?
अगले शार्क टैंक के लिए हम डेवलप कर रहे हैं. वी आर बेसिकली प्लानिंग टू कन्वर्ट दिस प्रोटोटाइप इनटू अ प्रोजेक्ट नाउ, इनटू अ प्रोडक्ट, सॉरी. एक प्रोडक्ट जब बन जाएगी ऑफ कोर्स, तो देन वी कैन सेल इट, राइट. हमने बहुत चीज़ें लर्न की इस प्रोजेक्ट से, चीज़ें इंप्रूव क्या हो सकती हैं, अच्छी क्या हो सकती हैं, क्या हमने गलतियाँ की. FIP से मीनिंग ही यही थी, प्रोटोटाइप से आप लर्न करते हैं, बेसिक और डर्टी चीज़ होती है. Then so we have a lot of insights from that and we intend to convert this into a product now. We are working on those stages. हम improvements की तरफ सोच रहे हैं. Maybe कि material हमने जो use किया था, was it the best chosen material या should we shift to something else? क्योंकि बीच में भी कई suggestions आई, motors सही थी या नहीं, wheels सही थे या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पैनल्स पे स्क्रैचेस ना आए, उसका वजन आपको एक सर्टेन उसमें रखना है, ठीक है. ब्रश की स्पीड क्या होनी चाहिए, पानी कितना लगना चाहिए, ठीक है. वाटर की कंजम्पशन जब हम यूनिलीवर गए थे तो दे वर सेइंग के दे आर यूजिंग तकरीबन 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे. रेगुलर क्लीनिंग अगर हो रही है तो 10,000 लीटर्स. हमने उसको तकरीबन 10 to 15x कम किया. तकरीबन अब हमें 1 to 2 या 3 लीटर्स चाहिए तकरीबन पर पैनल क्लीनिंग करने के लिए. तो आपके हंड्रेड्स ऑफ पैनल्स भी हैं तो यू आर 2 to 300 अगेन, थाउजेंड्स में नहीं जा रहे आप. तो वाटर कंजम्पशन एक सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर भी है उसमें, ठीक है. अच्छा, हमने लोकली मैन्युफैक्चर किया तो ये इस तरह के बोट्स हैं बने हुए, चाइना बना रहा है, मगर वो तकरीबन 8 lakhs to 1 million एक कॉस्ट कर जाता है. अगर आप उसको किसी चीज को बनाएंगे तो अल्टीमेटली अभी कॉस्ट बहुत कम, तो विद इन 1 lakh से बहुत कम है, लेकिन वो मटेरियल कॉस्ट अगेन उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी, थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड. लेकिन अगेन आप इधर बहुत आगे नहीं जा रहे, मिलियन तक नहीं जा रही कहानी. यू विल बी विद इन 1 to 2 lakhs 3 lakhs के दरमियान ही है. कंपनी के भी नखरे होते हैं कि अगर हमने बनाया तो हम ही लगाएंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद मेंटेनेंस भी हम ही करेंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो यूनिलीवर से हमने इसीलिए बैकआउट किया था कि यूनिलीवर के राइट्स चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ होता, हम इसको प्रोडक्ट हम बना के बेच नहीं सकते थे, बिकॉज हमारे पास उसके राइट्स ही नहीं होते, फंडिंग वो कर रहे होते, हालांकि इंटेलिजेंस हमारी होती सारी. तो ये है टू प्रोटेक्ट और इंटेलेक्चुअल, और वैसे भी हमें इसको जब मार्केट करना ही था तो हमने इसको खुद ही किया. चले तो दाम करते हैं इसको जरूर. माशाल्लाह से जबरदस्त आपसे गुफ्तगू हुई. जी. बाकी अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा बातचीत रहेगी. जरूर सर. ठीक है, थैंक यू सो मच. बाकी अगर आपका कोचिंग सेंटर व्यूअर्स के बारे से भी थोड़ा बता दें. वैसे मेरा कोचिंग सेंटर है नहीं, आई टीच पर्सनली. मैं ग्रुप ट्यूशन्स पढ़ाता, वैसे मैं कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ाता हूँ, लाइक जो पब्लिकली हैं कोचिंग सेंटर्स. मैंने कुछ सेंटर्स पे सर्व किया है पिछले 3 सालों से, तो वहाँ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स भी इंडिविजुअली अगर किसी को पढ़नी है तो पढ़ा. उसके अलावा आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड ग्रुप ट्यूशन्स, तो वो मैं अपने घर पे ही पढ़ाता हूँ 4 to 8 स्टूडेंट्स को. नॉर्मली फर्स्ट ईयर, इंटर और A levels अगर कोई पढ़ना चाह रहा हो तो मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ाता हूँ. तो इस तरह का सेटअप है. चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी. जरूर सर, जरूर. बाकी आप उम्मीद है आप दोबारा टाइम भी देंगे इंशाल्लाह ज़रूर. मौजू गुफ्तगू का ज़रूर निकला तो मुझे अच्छा लगेगा आपके पास आकर. एक मैं समझता हूँ कि मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि ये कोई मेरा एहसान नहीं है, मेरा यहाँ आना या आपका भी शायद किसी हद तक, यू आर ऑल्सो सर्विंग. सर्विस आपका एहसान नहीं होता, सर्विस आपका फ़र्ज होता है. मे बी यू आर बेस्टोड, यू आर गिफ्टेड, तो इसका यू हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर्स. जनरली ह्यूमैनिटी के लिए बात करें, आप फॉर एग्जांपल जो लोग समझते हैं भाई जो गज़ा के लिए या फ़लस्तीन के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ जो शख्स आवाज़ उठा रहा है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा, वो फ़र्ज़ निभा रहा है. ठीक है. इसी तरह अगर सर्विस की बात करें, जो हमारे तलबाए किराम हैं, जो हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं, हमारी जिस जगह लोगों ने हेल्प की, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम लोगों की हेल्प करें जो आइंदा लोग हैं. इस पर बस मेरा ख्याल है कि आखिर में मैं इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगा. बहुत अच्छे एक शायर हैं, उन्होंने ये एक बहुत गज़ल है तवील, उसका एक बीच का ये शेर है कि जुल्म सहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन. एजाज़ सुखन मतलब है कि बोलने का जो मौजज़ा अल्लाह ने आपको दिया, बोलना मौजज़ा है, इसको बहुत अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये जो मौजज़ा है ये छिन जाता है. शायर फरमाते हैं कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है. तो ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना खामोश नहीं रहना, वरना आपसे एजाज़ सुखन शायद छीन लिया जाए. इसी तरह जो है वो अगर आपके वो अच्छे काम की सादत है और आप नहीं कर रहे, तो यू आर नॉट जस्ट नॉट डूइंग समथिंग, यू आर मिसिंग ऑन टू समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल. आप कुछ अपने लिए भी छोड़ रहे हैं. तो खिदमत का मौका मेरा ख्याल है कि ये एक नेमत है, और मेरा ख्याल है कि इसकी कदरदानी बनती है और हम पे वाजिब है कि हम सर्व करता रहें. शुक्रिया. थैंक यू सो मच.